हेलो स्टूडेंट्स, अपने पिछले वीडियो के अंदर हमने जो है क्लास 12th का टॉपिक कवर किया था बायोट-सेवरेट लॉ के एप्लीकेशंस, और हमने उसकी एप्लीकेशन में डिस्कस किया था कि अगर हमें फाइंड आउट करना हो मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर रिंग, मतलब जैसे मेरे पास ये कोई सर्कुलर रिंग है विच इज़ कैरिंग करंट कैपिटल आई, किसी भी डायरेक्शन में वो हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, क्लॉकवाइज भी हो सकता है, ठीक है। तो कोई भी आपके पास सर्कुलर रिंग है विच इज़ कैरिंग द करंट कैपिटल आई, उसके सेंटर से पास करती हुई एक लाइन जिसको हम बोलते हैं एक्सिस के ऊपर आपके पास अगर कोई भी पॉइंट है P, उस P पॉइंट पे आपको फाइंड आउट करना था व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द नेट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब एक बात मैंने आपको बताई थी कि हमने जो पिछले आर्टिकल के अंदर किया था फॉर्मूला, मैंने ये चीज़ आपको समझा चुकी हूँ कि रिंग इज़ नॉट प्लेस लाइक दिस, यहाँ पे फिगर हम 3 डायमेंशनली नहीं बना सकते, रिंग इज प्लेस लाइक दिस, ठीक है। इस तरह से रिंग ये पड़ी हुई है जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है। सी, मैंने करंट की डायरेक्शन कौन सी ली हुई है, इस डायग्राम में अगर देखें तो हमने करंट की डायरेक्शन को लिया है दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। अगर हम रिंग को ऐसे रखेंगे और करंट की डायरेक्शन को देखो, अब करंट की डायरेक्शन अगर आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज सपोज करें, आपको इस साइड से देखना है क्योंकि आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहाँ पे है ना, जहाँ पे भी आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। सी, इस डायग्राम के अंदर हमने जो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकाला था B, उसका वैल्यू था μ0/4 पाई इंटू 2 पाई आई आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की होल पावर 3/2। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर रिंग में एक ही टर्न है तो आपके पास ये फॉर्मूला है μ0/4 पाई इंटू 2 पाई आई आर स्क्वायर, जहाँ पे कैपिटल आर इज द रेडियस डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2 अगर एक टर्न है तो। लेकिन अगर इसी रिंग के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स बाउंड है, मतलब इस रिंग के ऊपर एक वायर लपेटी हुई जिसमें ऐसे ऐसे नंबर ऑफ टर्न्स चल रहे हैं, जैसे एक स्प्रिंग है, किसी भी स्प्रिंग को हम सर्कुलर फॉर्म में डाल दे तो शेप तो सर्कल है लेकिन उसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स भी चल रहे हैं, तो अगर नंबर ऑफ टर्न्स n हो तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू जो है वो n टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा और फॉर्मूला हो जाएगा μ0/4 पाई इंटू 2 पाई आई एन आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है क्योंकि ये डायरेक्ट जो है क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स में बोर्ड एग्जाम्स में आया हुआ है, बहुत बार आया हुआ है, और आई थिंक 2018 या 2019 को भी जो ये वाला आर्टिकल है वो 3 मार्क्स के अंदर ही डायरेक्ट पुट हुआ था। अच्छा, अब इसमें ये चीज़ समझानी कि डायरेक्शन कैसे देखते हैं हम। अब देखिए, जैसे ये रिंग है, ठीक है, इस रिंग में आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट, रिंग इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट, ठीक है। ऑब्जर्वेशन पॉइंट यानी ऑब्जर्वर यहाँ है P पॉइंट पे, आप ऑब्जर्वर बन जाओ और P पॉइंट पे जाके बैठ जाओ। अब इसके अंदर करंट को देखो आप एंटी क्लॉकवाइज चलाओ, ठीक है, P पॉइंट पे बैठे हैं तो अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज तो ये हुआ ना। अब आप खुद करके देखो इसको एक्सपेरिमेंटली कि अपनी कॉपी के ऊपर किसी भी रिंग को इस तरह से रख दो और आप P पॉइंट पे बैठ जाओ, क्योंकि देखो अगर आप P पॉइंट पे बैठोगे तो आपको कुछ और दिखेगा, ठीक है। मतलब जो भी डायरेक्शन आप P पॉइंट पे बैठ के लोगे और अगर पॉइंट इस साइड पे ले लोगे दूसरी साइड पे तो आपका वो डायरेक्शन रिवर्स हो जाने वाला है। अब हमने P पॉइंट को, ऑब्जर्वेशन पॉइंट को इधर रखा है तो हमने P पॉइंट पे बैठ जाना है। तो P पॉइंट की तरफ से अगर हम देखें तो हमने करंट एंटी क्लॉकवाइज भी है ना डायग्राम में। सी, मेरे फिंगर्स मूव कर रहे हैं यानी मेरे फिंगर्स कर्ल कर रहे हैं ऑफ द राइट हैंड, आई एम यूजिंग द राइट हैंड थंब रूल, क्योंकि डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए इन टॉपिक्स के अंदर जिसमें सर्कुलर वायर हो, करंट का डायरेक्शन पता हो और अपने मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना हो तो आपके पास एक रूल है दैट इज राइट हैंड थंब रूल। अब अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, कर्ल योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लो। अब करंट फ्लो की डायरेक्शन में आप फिंगर्स को कर्ल करते जाओ, जैसे करंट फ्लो इज एंटी क्लॉकवाइज तो फिंगर ऐसे कर्ल होंगी आपके राइट हैंड की, तो थंब जिस तरफ पॉइंट कर रहा है, थंब इज पॉइंटिंग इन दिस डायरेक्शन, तो जिस तरफ भी आपका थंब पॉइंट करेगा उसी डायरेक्शन में आपको क्या मिलेगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। सी, यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड dB sin थीटा ऐड हुए और आपके पास जो नेट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है B, वो आपके पास आने वाला है दिस डायरेक्शन, ठीक है। कैसे निकाला हमने, राइट हैंड रूल से भी हमने इस चीज़ को सॉल्व कर लिया और उसका मैग्नीट्यूड क्या है उसका फॉर्मूला भी हम सॉल्व कर चुके हैं कि उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, दिस दैट इज μ0/4 पाई इंटू 2 पाई आई आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। अब अगर आप ऑब्जर्वेशन पॉइंट को किसी और तरफ ले जाओ, जैसे अब आप रिंग ऐसे रख लो और ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहाँ रख लो, अगर ऑब्जर्वेशन यहाँ है, पॉइंट यहाँ है और करंट इस रिंग में एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है तो आपने इधर बैठ के देखना है, यानी रिंग ये पड़ी, ऑब्जर्वेशन पॉइंट आपका यहाँ पे है, करंट एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज करंट को घुमाओ, अपने फिंगर्स को कर्ल करो इन द एंटी क्लॉकवाइज मैनर, तो थंब इज पॉइंटिंग इन दिस डायरेक्शन, यानी अब आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये आएगा। यानी अगर इस रिंग में करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है और ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहाँ पे है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये आ रही है यूजिंग द राइट हैंड रूल। और अगर आप इसी P पॉइंट को इधर वाली तरफ ले आते हो, यानी रिंग को ऐसे रख दिया और ऑब्जर्वेशन पॉइंट P यहाँ चूज कर लिया, करंट एंटी क्लॉकवाइज है, तो कर्ल योर फिंगर्स, द फिंगर्स ऑफ द राइट हैंड इन दिस
मैनर इन विच द करंट इज फ्लोइंग, तो जिस डायरेक्शन में भी द डायरेक्शन इन विच योर थंब इज पॉइंटिंग, इट इज पॉइंटिंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, तो द डायरेक्शन इन विच योर थंब इज पॉइंटिंग दैट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ द नेट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो यानी ये मैं इसलिए आपको समझाया है क्योंकि अभी जो है इसी टॉपिक के फॉर्मूला हमने निकाल लिया है, फॉर्मूला के बेसिस पे हमने आगे जाके न्यूमेरिकल्स भी करने हैं, और न्यूमेरिकल्स करते हुए आपको डायरेक्शन क्लियर होनी ज़रूरी है। जब तक आपको डायरेक्शन नहीं पता होगी तब तक आप एडिशन, सब्सट्रैक्शन या फिर क्या रूल लगने वाला है आगे नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए वो पता ही नहीं लगेगा। तो याद रखें, अब अगर इसी रिंग में करंट क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा हो और मैं यहीं बैठी हूँ, सी यहाँ पे आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट है P, अब करंट इज फ्लोइंग इन दी एंड क्लॉकवाइज मैनर, तो क्लॉकवाइज तो ऐसा होता है, दिस इज क्लॉक रख दो ना, तो क्लॉक की जो आपकी क्लॉक के हैंड्स होते हैं वो जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं दैट इज द क्लॉकवाइज मैनर। अब क्लॉकवाइज मैनर में अपने फिंगर्स को टर्न करो, ठीक है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट इज दिस, करंट इज फ्लोइंग इन दिस रिंग इन द क्लॉकवाइज मैनर, तो कर्ल योर फिंगर्स, राइट हैंड फिंगर्स इन द क्लॉकवाइज मैनर, तो थंब इज पॉइंटिंग इन दिस डायरेक्शन, तब आपके पास डायरेक्शन बदल जाएगी और नेट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इस तरफ आएगा। तो आपको रिंग को रख के चेक करना है बार बार कि क्लॉकवाइज करंट ले रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज करंट ले रहे हैं, तो किस तरफ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पॉइंट करने वाला है नेट। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक तो कंप्लीट हुआ। अच्छा, अब इसी टॉपिक के अंदर हमने करना है स्पेशल केस। अब हमने ये तो निकाल लिया कि कोई भी पॉइंट अगर हमारे पास एक्सिस के ऊपर हो तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कितना होगा। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है कि हमने फाइंड आउट करना है रिंग के सेंटर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कितना होगा। हाँ जी, अब इसी में हम स्पेशल केस करेंगे कि रिंग के सेंटर के ऊपर अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालना हो देन, अब ये फॉर्मूला एज इट इज हमने रखा, ठीक है। अगर हम रिंग के सेंटर की बात करेंगे तो देखो आप क्या चीज़ चेंज होने वाली है, जब आप इस P पॉइंट को रिंग के सेंटर पे उठा के रख दोगे, यानी ऑब्जर्वेशन पॉइंट P को उठाओ और रिंग के सेंटर पे ले आओ, अगर आप इस P पॉइंट को O पॉइंट के साथ कोइंसाइड कर दोगे तो आपकी एक चीज़ जीरो होने वाली है, यानी x इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। यानी हमने स्पेशल केस बनाना है, ये मैं फॉर्मूला जो है वो यहाँ पे राइट डाउन कर देती हूँ जो हमने सॉल्व किया है। अभी हमें डायग्राम की ज़रूरत नहीं है, तो फॉर्मूला हमने B का मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का निकाला है μ0/4 पाई इंटू 2 पाई I/r² डिवाइडेड बाई x² प्लस r² पावर 3/2। ये तो हम सॉल्व कर चुके हैं। अगर नंबर ऑफ टर्न्स 1 है तो आपके पास ये फॉर्मूला है, पावर है 3/2, ठीक है। अब हमने इसमें स्पेशल केस करना है, यानी मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग, स्पेशल केस हमारा यही है। तो लिखेंगे हम इसी में हेडिंग स्पेशल केस। स्पेशल केस क्या है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट सेंटर ऑफ रिंग। अगर आप सेंटर ऑफ रिंग पे जाओगे इट इम्प्लाइज आपको किसकी वैल्यू को जीरो करना पड़ेगा, x की वैल्यू को जीरो, क्योंकि x इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट O एंड P। अगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट उठ के सेंटर पे आ जाएगा तो ये x का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, यानी x जीरो सब्सटीट्यूट कर दो इस फॉर्मूला में, तो B का आंसर बनेगा μ0/4 पाई इंटू 2 पाई I/r², कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ द रिंग, डिवाइडेड बाई x को जीरो कर दिया, अकेला r बचा ना, तो r² की पावर 3/2, ये पावर 2 और ये पावर 2 कैंसिल, क्यूब आ गया नीचे, तो ये बन जाएगा μ0/4 पाई इंटू 2 पाई I/r² डिवाइडेड बाई r³ से r² कैंसिल, तो B का जो फॉर्मूला निकल आएगा दैट इज μ0/4 पाई, ठीक है, इंटू 2 पाई I डिवाइडेड बाई r। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट द सेंटर ऑफ द रिंग। अगर इस रिंग में नंबर ऑफ टर्न्स n हुए, यानी फॉर n टर्न्स अगर नंबर ऑफ टर्न्स हैं, फॉर n टर्न्स अगर नंबर ऑफ टर्न्स n हुए, तो B का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, μ0/4 पाई इंटू 2 पाई NI डिवाइडेड बाय कैपिटल R। अगर रिंग में नंबर ऑफ टर्न्स n हुए तो आपने बस n से क्या कर देना है, प्रोडक्ट कर देना है, और ये आपके पास क्या बन जाएगा, न्यू फॉर्मूला। तो बड़ा ही इजी टॉपिक था। तो हमने मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर ग्रुप भी निकाला, और उसका स्पेशल केस हमने बना दिया कि अगर हमें सेंटर पे निकालना हो तो आपके पास आंसर क्या होगा, तो सेंटर के ऊपर भी हमारे पास आंसर आ चुका है। उसके बाद अब हमने इसका ड्रॉ करना है एक डायग्राम, ठीक है। अब डायग्राम पे चलते हैं। डायग्राम में मैंने सिर्फ आपको यही समझाना है कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे चेंज होने वाला है, ठीक है। एक ग्राफ हमने प्लॉट करना है B और R के बीच में, स्मॉल r के बीच में, तो ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा वो। तो आगे हम प्लॉट करते हैं ग्राफ, ठीक है।
एक डायरेक्शन में मतलब वाई एक्सिस के ऊपर तो हमने ले लेना है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ दैट इज बी, जिसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू चल रही है, और इस डायरेक्शन में हमने क्या ले लेना है एक्स। एक्स क्या है आपके पास, एक्स दोनों तरफ से बढ़ रहा है और ये एक्स इक्वल्स टू 0 का पॉइंट है, एक्स इक्वल्स टू 0 का पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पे सेंटर के ऊपर अगर हम बात करें तो सेंटर के ऊपर हमने फॉर्मूला क्या निकाला था, सेंटर के ऊपर एक्स की वैल्यू को हमने 0 किया। जब एक्स की वैल्यू को 0 किया तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर के ऊपर फॉर्मूला बन गया था μ0/4 पाई इंटू 2 पाई आई डिवाइडेड बाई आर। अब देखो इस फॉर्मूला में आपका जो डिनोमिनेटर है वो सबसे ज़्यादा छोटा है। वैसे भी जब भी हम किसी रिंग की बात करते हैं तो कोई भी करंट कैरिंग सर्कुलर रिंग है उसके सेंट्रल पॉइंट पे यानी x इज इक्वल टू 0 के पॉइंट पे आपके पास मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है। अब जैसे जैसे आप इसके सेंटर से दूर जाते जाओगे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ डिक्रीज होता जाएगा। रीजन इज दैट डिक्रीज क्यों होगा, क्योंकि आपके पास एक्सिस के लिए ये फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द एक्सिस पॉइंट, मतलब एक्सिस पे कहीं पे भी पॉइंट है, एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर द मैग्नेटिक फील्ड व्हेन द पॉइंट इज टेकन एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप विच इज कैरिंग करंट कैपिटल है। तो ये जो सेंटर वाली वैल्यू है दिस इज बेसिकली द मैक्सिमम वैल्यू। अब जैसे जैसे हम लूप से दूर को लेके जाते जाएंगे अपने ऑब्जर्वेशन पॉइंट को, हमें वैसे भी समझ में आता है जब भी हम किसी रिंग से दूर जाते जाएंगे तो उस रिंग का जो मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट करने का वैल्यू है, यानी उस रिंग के कारण जो भी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बन रहा है उसके आसपास के स्पेस में वो लिमिटेड होगा किसी पर्टिकुलर रीजन के अंदर। यानी जैसे जैसे हम दूर लेके जाते जाएंगे पॉइंट को, इसका इफेक्ट पॉइंट पे घटता जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट डिक्रीज होता जाएगा। वो रीजन ये है क्योंकि जैसे जैसे आप पॉइंट को दूर लेके जाते जाओगे आपके एक्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी। अगर आपके एक्स की वैल्यू बढ़ेगी तो एक्स स्क्वायर बढ़ेगा, और एक्स स्क्वायर क्या करेगा, डिनोमिनेटर को क्या करता जाएगा, इंक्रीज, और डिनोमिनेटर इंक्रीज करता है तो इसका मतलब टर्म या फैक्टर क्या करता है, डिक्रीज। तो यानी सिंपल सी बात है, अगर आप एक्स की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं, इफ एक्स इंक्रीजेस देन मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड यानी बी का मॉड दिस विल डिक्रीज। तो ये वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, सिंपल सी बात है। और सेंटर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है मैक्सिमम। अब जैसे ही मैंने x को कर दिया कैपिटल R के बराबर, कैपिटल R मतलब मैंने डिस्टेंस को रेडियस के बराबर कर दिया, तो डिक्रीज और ज़्यादा बड़ा कर दूँ, x की वैल्यू यहाँ पे मैं ले लूँगी 2R। अब पॉइंट सिर्फ इस तरफ ही थोड़ी हो सकता है, पॉइंट को आप दूसरी तरफ भी लेके जा सकते हो, यहाँ पे भी रख सकते हो और दूर भी रख सकते हो, है ना। तो यानी इस साइड आपने क्या लिखना है, x इज इक्वल टू माइनस ऑफ कैपिटल R, और यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 इंटू आर। माइनस के साइन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, रीजन क्योंकि यहाँ पे आपके पास x का स्क्वायर हो ही जाना, तो पॉइंट को आप इस तरफ दूर लेके जाते जाओ या दूसरी तरफ दूर लेके जाते जाओ, वैल्यू सेम रहने वाली है, सेम डिस्टेंस पे, ठीक है, बस सिर्फ वैल्यूज डिक्रीज करेगी। तो आपका ग्राफ का शेप क्या होगा, यहाँ मैक्सिमम, उसके बाद धीरे 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 डिक्रीज, तो डिक्रीजिंग दिखा दिया, और सिमेट्रिकल ग्राफ है तो ऐसे, ये आपका ग्राफ सिमेट्रिकल बन गया। ये ग्राफ सिर्फ यही डिपिक्ट कर रहा है कि सेंटर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू मैक्सिमम है, और जैसे जैसे हम सेंटर से दूर जाएंगे आपके पास मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी धीरे धीरे। तो ग्राफ का शेप आपको याद रखना है कि ग्राफ किस शेप में है, ठीक है, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि ग्राफ क्या बनेगा। उसके बाद चलना है हमने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव ऑलरेडी डन इट, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ही निकालना है, यानी ये फॉर्मूला हमने स्पेशल केस की फॉर्म में तो निकाल ही लिया, इसी आर्टिकल का स्पेशल केस हमने बना लिया, और सेंटर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का आंसर हमने निकाला है μ0/4 पाई इंटू 2 पाई आई अपॉन कैपिटल आर। अब इस फॉर्मूला को हमने सेपरेटली भी सॉल्व करना है, वैसे सेपरेटली आर्टिकल आने वाला इतना नहीं है, आर्टिकल जो आता है 3 मार्क्स के अंदर वो यही आता है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 3 मार्क्स में मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर लूप विच इज कैरिंग करंट ही आता है। तो एक्सिस के ऊपर आप निकालते हैं, एक्सिस के बाद स्पेशल केस बना के आप सेंटर का वैल्यू निकालते हैं और फिर ये ग्राफ प्लॉट कर देते हैं। इतना काम करने के बाद आपके 3 मार्क्स जो है वो डेफिनेटली कंफर्म हो गए कि 3 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए अगर ये आर्टिकल आपको बोर्ड एग्जाम्स में आता है तो। अब नेक्स्ट हमने करना है मैग्नेटिक फील्ड ऑन दी एक्सिस की जगह पे अब हमने करना है ऑन द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर लूप विच इज कैरिंग करंट आई। ऑल्दो सेंटर वाला फॉर्मूला हम एक्सिस के आर्टिकल का स्पेशल केस बना के निकाल ही चुके हैं जो कि ये फॉर्मूला था, लेकिन हमें इसे सेपरेटली आर्टिकल की फॉर्म में भी कवर करना है, ठीक है। तो चाहे आप इसको याद करें चाहे वैसे ही समझ लें, बड़ा ही ईजी है, आराम से समझ में भी आ जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड ऑन द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर लूप विच इज कैरिंग करंट कैपिटल आई, चाहे वो क्लॉकवाइज हो चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज हो। तो सबसे पहला काम तो हमारा यही है, हमने सर्कुलर लूप को जूम किया,
तो लाइंस आपने खुद लिखनी है। लेट अस कंसीडर अ सर्कुलर लूप, मैं सिर्फ डिक्टेट कर रही हूँ, आप खुद उसको राइट डाउन करते जाएं। लेट अस कंसीडर अ सर्कुलर लूप हैविंग द रेडियस कैपिटल आर, तो सर्कुलर लूप लिया विच इज हैविंग द रेडियस कैपिटल आर। Let us suppose that a current capital I is flowing in this circular loop and the direction of the current is anti-clockwise, कि हमने करंट का डायरेक्शन लिया है एंटी क्लॉकवाइज। सो लाइंस हमने क्या लिखी कि consider a circular loop of the radius capital R which is carrying current capital I in the anti-clockwise direction। अब कि we have to find, आगे हम लिखेंगे we have to find magnetic field strength, यानी value of magnetic field, we have to find magnetic field strength at the center, that means at the point O, point O पे निकालना है। फिर full stop डाल के लिखेंगे consider an element। अब हमने क्या लिखना है, ये मैं लाइन लिख देती हूँ, consider an element xy of length, consider an element xy of length dl, ठीक है, on the loop। dl लेंथ का हमने एक्स वाई एक एलिमेंट चूज किया जिसकी लेंथ dl है। अब देखें dl इज अ वेक्टर क्वांटिटी, अब dl की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में ही होगी, तो करंट आपका ऐसे चल रहा है ना, ऐसे फ्लो, तो आपने dl की डायरेक्शन को इस तरफ मार्क करना है। वेक्टर का साइन तो हम ऐसे ही लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने एलिमेंट की डायरेक्शन मार्क कर दी है, ठीक है। उसके बाद कंसीडर एन एलिमेंट एक्स वाई ऑफ द लेंथ dl ऑन द लूप, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ element from point O is capital R। जो एलिमेंट का पॉइंट से डिस्टेंस होता है जिसे हम पोजीशन वेक्टर स्मॉल r कहते हैं, वैसे अब यहाँ पे जो स्मॉल r का वैल्यू है वो कितना है, कैपिटल R, मतलब मैग्नीट्यूड वाइज जो है आंसर वो आपका कैपिटल R है। क्योंकि याद करो बायोट-सैवरेट लॉ में हमारे पास कोई भी वायर है विच इज कैरिंग द करंट कैपिटल I, उसके अंदर हम क्या करते थे, एक एलिमेंट सपोज करते थे dl लेंथ का विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लोइंग। यहाँ पे कोई पॉइंट चूज करते थे P जिसके ऊपर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, स्ट्रेंथ निकालना है, तो हम क्या करते थे, एलिमेंट से पॉइंट को ज्वाइन करते थे और जो भी ये वेक्टर बनता था उसको पोजीशन वेक्टर R कहते थे, और यहाँ पे जो एंगल बनता था उस एंगल को क्या कहते थे, थीटा, याद कर लो। अब यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर हमारे पास पॉइंट P की जगह क्या बन गया है, O। एलिमेंट का डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, जहाँ पे भी मुझे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालना है, ये जो होता है इसको हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं R। ऑल्दो यहाँ पे देयरफॉर R का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर है, रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप के ही इक्वल है, विच इज इक्वल टू कैपिटल R। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें यूज वही करना है बायोट-सैवरेट लॉ वेक्टर फॉर्म में, तो लिखेंगे यूजिंग बायोट, क्योंकि बायोट-सैवरेट लॉ के एप्लीकेशंस कर रहे हैं हम लोग, तो यूजिंग बायोट-सैवरेट लॉ। अब बायोट-सैवरेट लॉ का अगर आपको वेक्टर फॉर्म याद हो तो dB यानी एलिमेंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है dB मैग्नीट्यूड वाइज, दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू I dl क्रॉस विद R डिवाइडेड बाई R क्यूब, ये फॉर्मूला था आपके पास, dl क्रॉस विद R डिवाइडेड बाई R क्यूब, ठीक है। अब इसको खोलें, अब देखो जब इन दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट खोलेंगे तो आपके पास साइन थीटा आएगा, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू I dl विद R विद साइन थीटा डिवाइडेड बाई R क्यूब। सी अब साइन थीटा मीन्स एंगल, अब थीटा एंगल किसके बीच में है, dl के बीच में है और इस पोजीशन वेक्टर R के बीच में होता था बायोट-सैवरेट लॉ में। यहाँ पे देखो dl है ये, ठीक है, और पोजीशन वेक्टर R है ये। अगर आप कोई भी सर्कल लोगे, कोई भी सर्कल लें, जैसे मान लो दिस इज माय सर्कल, क्योंकि रिंग ऐसे ही प्लेस्ड है विच इज कैरिंग द करंट कैपिटल I इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इस रिंग के ऊपर एक एलिमेंट चूज करोगे और रेडियस से उस एलिमेंट के ऊपर जब आप लाइन ड्रॉ करोगे तो वो एलिमेंट के ऊपर अगर आप टेंजेंट बनाओ और रेडियस को आप रिंग के साथ ज्वाइन करो, तो टेंजेंट के साथ जब भी वो रिंग ज्वाइन होगा, क्योंकि अगर मैं इस dl एलिमेंट के ऊपर एक टेंजेंट बना दूँ छोटा सा, तो रेडियस और ये टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर नहीं होते। हम लोग सर्कल्स का चैप्टर जो है वो क्लास 10th में भी करते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, तो यानी रेडियस और टेंजेंट ड्रॉन ऑन द पेरीमीटर ऑफ एनी सर्कल, उन दोनों के बीच में एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। यहाँ पे जो dl लेंथ एलिमेंट है वो सर्कल के पेरीमीटर के ऊपर ही है, तो इस पेरीमीटर के ऊपर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें और रेडियस के साथ उसको ज्वाइन करें तो एंगल क्लियरली हमें पता है कि 90 डिग्री बनता है। तो थीटा की जगह हमने यहाँ पे क्या पुट कर दिया, 90 डिग्री, और साइन 90 कितना होता है, 1, तो ये चीज़ क्या बन जाएगी, ये पॉइंट P, दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू I dl। अब देखो स्मॉल r का मैग्नीट्यूड किसके बराबर, कैपिटल R, तो लिखते हैं कैपिटल R डिवाइडेड बाई कैपिटल R का क्यूब, ये कैंसिल हो गए, स्क्वायर रह गया पावर नीचे, तो यानी dB
dB का आंसर क्या आ गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और साथ में क्या आ गया dl। ये जो डायग्राम है बायोट सेपरेट लॉ की बनाने की जरूरत नहीं है, मैंने समझाने के लिए आपको बनाई है ताकि आपको दिमाग में रह जाए कि क्या क्या एंगल्स है, थीटा क्या था, dl क्या था, r क्या था, ठीक है। तो dB हमने निकाल लिया, यानी एलिमेंट के कारण हम काम कर चुके हैं। तो ये तो मेरी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। जब मैं एलिमेंट के लिए काम कर चुकी हूँ कि dl लेंथ के एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कितना है पॉइंट P के ऊपर, पॉइंट O के ऊपर, ये हमने निकाल लिया। लेकिन हमने तो पूरी रिंग के लिए निकालना है, तो इतना वीडियो को पॉज करके इतने पार्ट को जो है वो आप राइट डाउन कर लें फटाफट। अब मैं रख करके आगे कर रही हूँ फॉर द कंप्लीट रिंग। अब हमने तो कंप्लीट रिंग के लिए करना है, यानी फॉर फुल रिंग। फुल रिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, इट इम्प्लाइज इंटीग्रेट इक्वेशन 1 की इक्वेशन 1 को आप इंटीग्रेट कर दो, तो b विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ db विच इज इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल डिवाइडेड बाई कैपिटल आर का स्क्वायर, ठीक है। सारे कांस्टेंट फैक्टर्स को इंटीग्रेशन से बाहर कर दो, यानी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, और इंटीग्रेशन किसका आया, dl का। dl के इंटीग्रेशन को सॉल्व करें तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब dl के इंटीग्रेशन का सिंपल मतलब क्या है, dl का इंटीग्रेशन मतलब लेंथ एलिमेंट को आप कितना बड़ा मान सकते हैं। अब देखो क्लियरली, लेंथ एलिमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा हम इस सर्कल के यानी इस रिंग के पेरीमीटर के बराबर ही मान सकते हैं। तो इस रिंग का पेरीमीटर ऑफ द रिंग विल बी इक्वल टू 2 पाई मल्टीप्लाइड विद कैपिटल आर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो b का आंसर क्या बन गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई इंटू 2 पाई आई डिवाइडेड बाई आर। अब ये वाला फॉर्मूला और पिछला जो आर्टिकल हमने किया था उसका स्पेशल केस जो मैंने आज ही आपको करवाया है, इस स्पेशल केस के साथ इस रिजल्ट को मैच करो तो यू विल फाइंड दैट कि दोनों ही रिजल्ट्स क्या हैं, एग्जैक्टली सेम है। उसके बाद हमने इसमें एक चीज़ और ऐड कर देनी है कि फॉर कैपिटल एन नंबर ऑफ टर्म्स, कि अगर आपके पास रिंग में नंबर ऑफ टर्म्स कैपिटल एन है देन आपके पास b का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 पाई एन आई डिवाइडेड बाई कैपिटल आर, देन दिस विल बी योर आंसर। अब आपकी मर्जी है, इस टॉपिक के अंदर आप रिंग को हमने ऐसे नहीं सपोज किया, इस आर्टिकल के अंदर रिंग को हमने ऐसे नहीं सपोज किया। रीजन इज दैट पिछले आर्टिकल में हमने ऐसे सपोज इसलिए किया था ताकि एक्सेस ये बन जाए और मैं पॉइंट डायग्राम में बना सकूं। अब यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे रिंग को आप ऐसे ही सपोज कर ले रहे हैं, यानी रिंग इस प्लेन में पड़ी है, तो इस बोर्ड की ये वाली एक्सिस को हम क्या कहेंगे, एक्स एक्सिस, ये वाली एक्सिस को हम क्या कहेंगे, वाई एक्सिस। तो यानी रिंग किस प्लेन में पड़ी है, ऐसे, यानी एक्स वाई प्लेन में है। जो पिछला आर्टिकल मैंने किया था जिसमें हमने मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट द पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग निकाला था, उसमें हमने रिंग को ऐसे रखा था, यानी दिस इज योर वाई एक्सिस, और ये अंदर बार बोर्ड की कौन सी होती है, जेड एक्सिस। यानी पिछले आर्टिकल में रिंग वाज प्लेस्ड इन द वाई जेड प्लेन, लेकिन इस आर्टिकल में हमने रिंग को किस प्लेन में फिक्स किया है, एंटी क्लॉकवाइज करंट की डायरेक्शन है, और रिंग को हमने प्लेस किया है एक्स वाई प्लेन में। अगर आप रिंग को एक्स वाई प्लेन में प्लेस कर रहे हैं, यानी इस टॉपिक के अंदर आपके पास रिंग इस तरीके से पड़ी हुई है, अगर ये रिंग ऐसे पड़ी हुई है और इसमें से करंट का डायरेक्शन जो है वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। करंट का डायरेक्शन भी मैं बनाऊं तो करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। अब मुझे देखना है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड का आंसर तो मैंने निकाल लिया, इस पर वेक्टर डालना पड़ेगा। वेक्टर का मतलब साथ में क्या स्पेसिफाई करनी पड़ेगी, डायरेक्शन। तो यानी डायरेक्शन कैसे निकालें, डायरेक्शन इज, अब डायरेक्शन निकालने के लिए राइट हैंड रूल क्या कहता है, रिंग ऐसे पड़ी है इन द वाई जेड प्लेन, सॉरी इन द एक्स वाई प्लेन। पिछले आर्टिकल में वाई जेड थी, ऐसे थी, दिस इज द वाई जेड, और इस आर्टिकल में ऐसे रखी है यानी एक्स वाई प्लेन में। तो फिंगर्स को कर्ल करो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ऐसे, तो थंब इज पॉइंटिंग इन दिस डायरेक्शन आउटवर्ड, यानी कर्ल द फिंगर्स इन दिस सेंस so that your thumb points in the direction that is outward which is perpendicular to the plane of the board। तो यानी आपके पास डायरेक्शन क्या है मैग्नेटिक फील्ड का, तो डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर डायरेक्टेड आउटवर्ड, ये हमने लिख देना डायरेक्टेड आउटवर्ड। तो यानी आपके पास अगर डायरेक्शन करंट की एंटी क्लॉकवाइज है तो थंब बाहर की तरफ पॉइंट कर रहे हैं आउटवर्ड, परपेंडिकुलर टू दिस बोर्ड, यानी परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर भी लिख सकते हैं। और अगर इसी करंट को मैं क्लॉकवाइज ले लेती तो थंब मेरा पॉइंट क्या करता, इनवर्ड, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। आउटवर्ड वाले को मैंने आपको बताया हुआ है कि आउटवर्ड वाले मैग्नेटिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द डॉट सिंबल। तो यानी आप
आपने डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए यहाँ पे डॉट बना के उसको सर्कल कर दिया। डॉट बना के सर्कल करने का सिंपल मतलब ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है यानी बी का डायरेक्शन जो है वो आउटवर्ड है और वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर है। तो ये हमने डायरेक्शन ज़रूर समझ लेने हैं और देखना है जब भी आपको न्यूमेरिकल दिया होगा कि रिंग ऐसे रखी है कि ऐसे रखी है, किस तरीके से रिंग को प्लेस किया हुआ है। वो क्वेश्चन में क्लियरली लिखेंगे कि रिंग इज प्लेस्ड इन द वाई-जेड प्लेन या फिर रिंग इज प्लेस्ड इन द एक्स-वाई प्लेन। जैसे इस आर्टिकल में माई रिंग इज प्लेस्ड इन द एक्स-वाई प्लेन, ठीक है, और पिछले आर्टिकल में माई रिंग वॉज प्लेस्ड इन द वाई-जेड प्लेन। आपकी मर्जी है, आप जिस मर्जी प्लेन में ले लो। पहले मैं वही बता रही हूँ आपको कि पिछले वाले आर्टिकल में, एक्सिस वाले आर्टिकल में हमने रिंग को वाई-जेड में इसीलिए रखा था ताकि आपके पास एक्सिस बोर्ड के ऊपर बन जाए और एक्सिस बोर्ड पे बनेगी और नेट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी जो है वो हमारे पास फिगर बन गई थी, पूरी सही फिगर बन गई थी। अगर मैं ऐसे रिंग को रख देती फिर यहाँ हवा में मैं कैसे शो करती कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे बना है, तो डायग्राम नहीं ना सही तरीके से बन पाती। इसलिए इन आर्टिकल्स को इस तरीके से रखा हुआ। बाकी रिंग को आप जैसे मर्जी रख सकते हैं, डिपेंड ये करता है कि डायग्राम बनती है कि नहीं। तो याद रखेंगे एक्सिस वाले टॉपिक के अंदर रिंग को वाई-जेड में ही रखना ज़रूरी है। द रीज़न इज़ दैट, अब इतने पार्ट को अगर मैं रब कर रही हूँ, ठीक है, अपने वीडियो को पॉज करके लिख लो। इस डायग्राम में रिंग को सिंपली रखने की ज़रूरत है तो रिंग को सिंपली रख लो, ऐसे भी रख सकते हो तो भी कोई इशू नहीं है। लेकिन पिछले आर्टिकल में, एक्सिस वाले आर्टिकल में हमने रिंग को ऐसे रखा था, यानी कि किस प्लेन में, वाई-जेड प्लेन में। वो इसलिए ताकि आपके पास ये बी की डायरेक्शन इस तरफ आ जाए, याद है ना, जैसे बी साइन थीटा बनाए थे, बी कॉस थीटा भी बनाए थे, यानी सारी डायग्राम बन गई थी हमारे पास। और बी कॉस थीटा वाले कंपोनेंट्स को हमने क्या कर दिया था, डी बी कॉस थीटा वाले कंपोनेंट्स को कैंसिल कर दिया था, क्योंकि डी बी का डायरेक्शन ये बना था। इस तरीके से आपकी डायग्राम, जो डायग्राम है वो कंप्लीट बन गई थी पिछले आर्टिकल में, तो इसलिए हमने जो है वो रिंग को किस में लिया था, वाई-जेड प्लेन के अंदर ही सपोज किया था। अब हम आगे चलते हैं। अब हमने कुछ छोटे छोटे नोट्स करने हैं जो कि न्यूमेरिकल्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आज एक दो करवा देती हूँ मैं, बाकी हम अगले वीडियो में फिर करेंगे। तो ये टॉपिक तो आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। बायो-सेवरेट लॉ का रिंग के दोनों एप्लीकेशंस, एक्सिस के ऊपर भी और सेंटर के ऊपर भी। अब हमने न्यूमेरिकल्स के लिए कुछ नोट्स बनाने हैं, या पॉइंट्स लिख लो, चाहे इनको नोट लिख लो, पॉइंट्स ही हेडिंग डाल देती हूँ मैं। कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको समझाने हैं कि देखो, अब मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए करंट कैरिंग कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। इसका आंसर हमने निकाला है मैग्नेटिक फील्ड का μ0/4π × 2πi डिवाइडेड बाय r। ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर, ये फॉर्मूला को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख रही हूँ। इसी फॉर्मूला को हम ऐसे भी लिख सकते हैं μ0/4π × 2πi/r मल्टीप्लाइड बाय 360 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। मतलब क्या है इसको लिखने का, क्योंकि इस टॉपिक में हमने सर्कुलर रिंग को कंप्लीट लिया था और सर्कुलर रिंग के सेंटर के ऊपर, जब आपकी सर्कुलर रिंग कंप्लीट है, यानी सर्कुलर रिंग कंप्लीट है, तो इस सेंटर के ऊपर जो एंगल बनेगा वो कितना होगा, टोटल 360 डिग्री बाय दिस रिंग। और टोटल ओवरऑल एंगल भी कितना होता है किसी भी सर्कल के लिए, वो 360 ही होता है ना। अब समझते हैं क्यों ऐसा मैंने किया। अब देखो सेकंड, अब मैंने निकाली है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सेमी सर्कुलर रिंग। अगर मुझे सेमी सर्कुलर रिंग के लिए फॉर्मूला बनाना है, सेमी सर्कुलर रिंग मतलब रिंग ऐसे है, दिस इज द रिंग, ओनली दिस इज द रिंग, और इस रिंग में करंट फ्लो कर रहा है, लेट्स से कैपिटल आई। इस रिंग में भी हमने करंट लिया था एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, तो इधर भी एंटी क्लॉकवाइज ही ले लेते हैं। चलो, एंटी क्लॉकवाइज सेंस यानी ये, दिस करंट इज फ्लोइंग कैपिटल आई। अब ये सेमी सर्कुलर रिंग का सेंट्रल पॉइंट है O। अब इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इतना नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे तो रिंग कंप्लीट थी, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का ये फॉर्मूला था जिसको मैंने 360/360 किया, क्योंकि 360 और 360 कैंसिल ही हो जाएंगे, बचेगा तो वही फॉर्मूला, यही वाला, सिर्फ इतना बचेगा तो यही ना। लेकिन अगर सेमी सर्कुलर रिंग हो तो क्या करेंगे, तब आपके पास मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बनेगा B = μ0/4π × 2πi डिवाइडेड बाय r। बेसिक फॉर्मूला एज इट इज, मल्टीप्लाइड बाय करना होता है हमें θ/360 डिग्री। अब ये थीटा क्या चीज़ है, थीटा मतलब कितना एंगल सेंटर पे बनेगा उस रिंग के हिस्से के कारण। अब यहाँ पे जो रिंग का हिस्सा है दैट इज सेमी सर्कल, और सेमी सर्कल इस सेंटर के ऊपर कितना एंगल सबस्टेंड कर सकता है, दैट इज 180 डिग्री। 180 डिग्री कर सकता है सेमी सर्कल, तो यानी थीटा की जगह 180 सब्स्टिट्यूट करो तो ये बन गया μ0/4π × 2πi डिवाइडेड बाय कैपिटल R × 180/360
360, इन दोनों को कट करें 2 आया आंसर। ये 2 से 2 फर्दर कैंसिल हो गया, या 2 को रख भी लो, तो यानी बी का फॉर्मूला आपके पास क्या बन गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 पाई आई अपॉन 2 इंटू आर, ऐसे लिखा जाएगा। या इसको बेटर इज टू राइट सेमी सर्कल है तो 1/2। तो ये चीज़ आपको समझानी थी कि थीटा अपॉन 360 फॉर्मूला लिखने का मतलब क्या है कि थीटा मीन्स अगर रिंग पूरी है तो थीटा 360, रिंग हाफ है सेमी सर्कल है तो थीटा 180। अब अगर यही रिंग आपकी 90 डिग्री का एंगल सब्सटेंड कर रही हो, मतलब अब मैंने क्वेश्चन आपको दिया ये एक सेक्टर है और ये मैंने बोल दिया ये सेंट्रल पॉइंट है O और ये एंगल कितना दिया 90 डिग्री, करंट इज फ्लोइंग I इन दिस डायरेक्शन। क्वेश्चन है फाइंड द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंट्रल पॉइंट O। अब इस डायग्राम में अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालूं तो पूरे रिंग के लिए क्या फॉर्मूला है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 पाई आई डिवाइडेड बाय, पूरे रिंग के लिए फॉर्मूला ये वेयर आर इज द रेडियस विच इज गिवन टू अस, दैट इज दिस इज द रेडियस यानी पार्ट आर, ये गिवन है। अब यहाँ पे एंगल 90 डिग्री सबस्टेंड हो रहा है, तो मैंने अभी आपको बताया कि आपने क्या करना होता है, थीटा डिवाइडेड बाय 360 करना होता है। थीटा की जो भी वैल्यू है इस डायग्राम में वो आपने सब्स्टिट्यूट करनी है। थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी है 90, तो थीटा की जगह मैंने क्या फिल कर दिया 90। जब 90 को 360 से काटा आंसर क्या आया 4, तो यानी फॉर्मूला बन गया मैग्नेटिक फील्ड का, यानी बी का फॉर्मूला यहाँ पे बन गया इस डायग्राम के लिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 पाई आई डिवाइडेड बाई कैपिटल आर मल्टीप्लाइड विद 1/4, दिस बिकम्स द फॉर्मूला। ये फॉर्मूलाज आपको इसलिए करवाए हैं क्योंकि आगे हमने न्यूमेरिकल्स करने हैं, उन न्यूमेरिकल्स में हमें ये चीज़ें चाहिए कि आधी रिंग है, पूरी रिंग है, कितनी रिंग है। तो अब आपको ये याद रखना है कि किसी भी सर्कुलर रिंग के सेंटर के ऊपर, अब इतना वीडियो को आप पॉज करो, ठीक है, और इतने पार्ट को जो है वो नोट डाउन कर लो। अब मैंने आपको सिर्फ ये समझाना है, एक तो हाँ डायरेक्शन भी देख लो। अब डायरेक्शन इसमें देखें तो करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन ना, इस डायग्राम में भी इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो कर्ल योर फिंगर इन दिस डायरेक्शन, थंब इज पॉइंटिंग आउटवर्ड, तो यानी इस बी की डायरेक्शन क्या होगी आउटवर्ड। और ये आउटवर्ड का मतलब क्या है, आउटवर्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। अब इस डायग्राम में हम करंट की डायरेक्शन को चलो रिवर्स कर देते हैं, तो करंट की डायरेक्शन मैंने क्या ले ली, क्लॉकवाइज ले ली, ठीक है। अब क्लॉकवाइज कर्ल योर फिंगर, थंब इज पॉइंटिंग इन द एट द पॉइंट O, थंब इज पॉइंटिंग इन द इनवर्ड डायरेक्शन, तो यानी यहाँ पे बी का जो डायरेक्शन आया वो क्या आया है इनवर्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। इस डायरेक्शन में आपने करंट क्या लिया, इस डायरेक्शन में करंट लिया आपने एंटी क्लॉकवाइज, थंब इज पॉइंटिंग आउटवर्ड, तो यानी ये जो फॉर्मूला आया है उसमें आपके पास डायरेक्शन क्या है आउटवर्ड। तो मैंने आपको डायरेक्शंस भी क्लियर कर दी। डायरेक्शंस के लिए सिर्फ आपको राइट हैंड रूल यूज करना है। राइट हैंड रूल मतलब फिंगर्स को कर्ल करो इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लोइंग विद इन द सर्कुलर कंडक्टर, द डायरेक्शन इन विच योर थंब विल पॉइंट दैट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो सिंपल है ये बिल्कुल। अब आपको फॉर्मूला जो याद करना है सर्कुलर रिंग के लिए, उस फॉर्मूला को अब इतना बोर्ड जो है उसको आप एक बार वीडियो को पॉज करो, बोर्ड वाला वर्क सारा लिख लो। अब मैं फॉर्मूला मॉडिफाई करके राइट डाउन कर रही हूँ। जो हमने फॉर्मूला निकाला है एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर रिंग मैग्नेटिक फील्ड का बी विच इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, जो बहुत जगह यूज होने वाला है 2 पाई आई डिवाइडेड बाय आर। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, कभी भी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को आपने काटना नहीं है किसी के साथ भी, इसको एज इट इज रखना है। रीजन इज दैट जब भी हम न्यूमेरिकल करेंगे तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू सीधा ही पुट हो जाएगी, जो कि एसआई सिस्टम के अंदर होती है 10 raised to the power -7, इट इज नॉट 16, इट इज 10। तो एसआई सिस्टम के अंदर जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है इसकी वैल्यू होती है 10 raised to the power -7। ये तो एज इट इज ही पुट हो जाती है, तो इसको हिलाने की जरूरत नहीं है। इसको कभी भी नहीं आप मतलब हिलाएंगे, किसी के साथ कट नहीं करेंगे। ये आपका बेसिक फॉर्मूला है। बस साथ में आपको मल्टीप्लाई में क्या रखना है, थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री, जिसमें थीटा को भी आपको किस में ही पुट करना है, डिग्रीज के अंदर ही पुट करना है। तो आपका मॉडिफाइड फॉर्मूला अभी ये है जो आपको याद करना है सर्कुलर रिंग के सभी आर्टिकल्स के लिए, ठीक है। अच्छा, अब एक और मैंने आपको बात बतानी है, मैग्नेटिक फील्ड ही हमने निकालनी है। अब हमने 2 कंसेंट्रिक सर्कुलर रिंग्स की कारण निकालनी है जिनके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। एक टॉपिक बस लास्ट नोट का ही पॉइंट चल रहा है। 3 पॉइंट्स हम लिख चुके हैं ऑलरेडी, कंप्लीट रिंग के लिए, हाफ रिंग के लिए और 90 डिग्री के लिए 3 पॉइंट। अब चौथा पॉइंट हमने बनाना है, 4th पॉइंट, ठीक है। एक पॉइंट और कराती हूँ, 5th पॉइंट हम कल के वीडियो में करेंगे। 4th पॉइंट है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ 2 सर्कुलर rings, 2 circular concentric rings carrying current
इन सेम डायरेक्शन। अगर दोनों ही रिंग कैरी कर रही है करंट विद इन द सेम डायरेक्शन, तो अब दो कंसेंट्रिक सर्कुलर रिंग्स है, यानी एक रिंग तो मैंने ये बना दी, एक कंसेंट्रिक रिंग इसके अंदर मैंने बना दी, ठीक है। दिस इज द सेंट्रल पॉइंट ओ, जिस पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है दोनों रिंग्स के कारण। अब रिंग दोनों के अंदर करंट इन द सेम डायरेक्शन है, तो लेट अस कंसीडर द डायरेक्शन ऑफ करंट टू बी एंटी क्लॉकवाइज। इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है I1, डिफरेंट करंट इज फ्लोइंग बट डायरेक्शन इज सेम, और इस बाहर वाली के अंदर करंट जो है वो फ्लो कर रहा है, दैट इज I2। आपकी मर्जी है, चाहे आप करंट सेम भी सपोज कर सकते हैं और डिफरेंट भी सपोज कर सकते हैं। मैं एक बार डिफरेंट के लिए करा देती हूँ, ताकि सेम होंगे तो I1 I2 बराबर कर देना। जो अंदर वाला रेडियस है, ऑब्वियसली दिख रहा है अंदर वाला रेडियस छोटा है, तो इसको हमने सपोज कर लिया R1, और बाहर वाले रेडियस की वैल्यू को सपोज कर लिया R2। सबसे पहले इसको रिंग 1 बोल दो, इसको रिंग 2 बोल दो। सबसे पहले फॉर रिंग 1, रिंग 1 के लिए अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालूं B1, है ना फॉर्मूला, तो फॉर्मूला क्या होता है, μ0/4 रिंग के सेंटर पे μ0/4 इंटू 2πi/r। ये फॉर्मूला था, बस I की जगह I1 करना है, R की जगह R1। अब डायरेक्शन देख लो, एंटी क्लॉकवाइज करंट है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज कर्ल किया फर्स्ट रिंग के कारण, डायरेक्शन ऑफ करंट में फिंगर्स को कर्ल किया, राइट हैंड की थंब इज पॉइंटिंग आउटवर्ड, तो यानी डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है। अब हम लिखते हैं फॉर रिंग 2। अगर रिंग 2 के लिए लिखें तो मैग्नेटिक फील्ड यानी B2 दैट विल बी μ0/4 इंटू 2πi/r। फॉर्मूला तो यही है, बस I की जगह I2, R की जगह R2, ठीक। अब करंट की डायरेक्शन अगेन सेम डायरेक्शन दिया ना इस आर्टिकल में, सेम डायरेक्शन, कर्ल योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्कुलर लूप 2, थंब इज पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन आउटवर्ड, तो यानी डायरेक्शन क्या हुई फिर से, आउटवर्ड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर। अब दोनों की ही डायरेक्शन आउटवर्ड है, दोनों मैग्नेटिक फील्ड जब सेम डायरेक्शन में होते हैं, जब भी कोई दो वेक्टर क्वांटिटीज सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रही हों, तो रिजल्टेंट हम कैसे निकालते हैं, दोनों को ऐड करके। तो फिर लिखेंगे देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड नेट इट विल बी इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ B1 विद B2 बिकॉज बोथ आर डायरेक्टेड इन द सेम ओरिएंटेशन। तो ये बनेगा μ0/4 इंटू 2πi/1/r1 प्लस μ0/4 इंटू 2πi/2/r2। तो B नेट आगे लिखें, तो यहाँ से मैंने μ0/4 पार्ट तो कॉमन कर दिया, साथ में देखो 2π भी कॉमन है, साथ में 2π भी कॉमन कर दिया। अब ब्रैकेट के अंदर क्या आया, I1/r1 प्लस I2/r2। ये आपके पास बन गया नेट मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, ठीक है। तो वीडियो को आप पॉज करो और इतना पार्ट जो है उसको आप क्या कर लो, नोट डाउन कर लो। जो 5th पॉइंट है वो भी मैं अभी करा देती हूँ, सिर्फ मुझे कुछ एक चेंजेस ही करने हैं, ठीक है। तो 5th पॉइंट भी आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा लंबा मैंने इसीलिए बनाया है ताकि ये जो टॉपिक है वो हमारा कंप्लीट हो जाए। वैसे भी मैंने बीच में एक आधा दिन आपको नहीं वीडियो दी थी, तो मैंने आपको क्वेश्चंस दे दिए थे सॉल्व करने के लिए, तो वो वाला काम भी हमारा कवर हो जाएगा जल्दी से। चलिए अब हम करते हैं 5th पॉइंट, इसी में चेंजेस कर रही हूँ। तो वीडियो को पॉज करके आई होप आपने 4th पॉइंट जो है वो नोट कर लिया होगा। ध्यान से 5th पॉइंट को समझ लो पहले, फिर लिखना। तो 5th पॉइंट में हमने क्या करना है, 5th पॉइंट, अब ध्यान दो ये 4th पॉइंट नहीं है, 5th पॉइंट है जिसमें मैं चेंजेस ही करूँगी बस। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ 2 कंसेंट्रिक रिंग्स विच इज कैरिंग करंट इन सेम, नहीं कैरिंग करंट इन डिफरेंट। अब नाउ बोथ आर कैरिंग करंट इन डिफरेंट डायरेक्शन, कैरिंग करंट इन डिफरेंट डायरेक्शंस, ठीक है। दोनों में करंट डिफरेंट है। अब करंट डिफरेंट है तो एक रिंग वही आपने सेंटर पॉइंट ओ ही सपोज किया, अंदर वाली रिंग का रेडियस R1, बाहर वाली रिंग का रेडियस R2, लेकिन बाहर वाली रिंग के अंदर करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर दो। तो यानी अंदर वाली रिंग के अंदर अगर आपने करंट माना है, अब अंदर वाली रिंग के अंदर करंट देखो एंटी क्लॉकवाइज माना है, तो बाहर वाली रिंग के अंदर करंट की डायरेक्शन को क्या सपोज कर लो, अंदर एंटी क्लॉकवाइज, और बाहर हमने क्या सपोज कर ली, डायरेक्शन क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में, दैट मीन्स क्लॉकवाइज। तो आउटर वाली रिंग के अंदर क्या है, क्लॉकवाइज है, और इनर रिंग के अंदर क्या है, एंटी क्लॉकवाइज लिख भी दिया मैंने, ठीक है। अब B1 की डायरेक्शन, B1 में तो कोई फर्क नहीं है, एंटी क्लॉकवाइज μ0/4 फॉर्मूला 2πi/1/r1, ठीक। डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, तो थंब इज पॉइंटिंग आउटवर्ड, तो लिखेंगे आउटवर्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। रिंग 2 के लिए लिखें फॉर्मूला वही μ0/4 2πi/2/r2। डायरेक्शन देखो करंट इज फ्लोइंग क्लॉकवाइज, तो कर्ल योर फिंगर्स फॉर द आउटर रिंग नंबर 2
इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लोइंग, तो थंब विल पॉइंट इन द इनवर्ड डायरेक्शन, दैट मीन्स यहाँ पे आपके पास डायरेक्शन जो है वो आउटवर्ड नहीं हुई बल्कि क्या बन गई, इनवर्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। अब नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि एक की डायरेक्शन क्या है, बाहर की तरफ है, और दूसरे की डायरेक्शन क्या है, अंदर की तरफ। तो इट मीन्स जब भी कोई दो वेक्टर्स हैं, ठीक है, दो वेक्टर्स जिनके मैग्नीट्यूड्स डिफरेंट हैं, और जब उन दोनों की डायरेक्शन जो है वो डिफरेंट ऑपोजिट होती है, बिल्कुल 180 डिग्री एंगल होता है, तो उनका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, दोनों वेक्टर्स को माइनस करके। तो हमने क्या कर देना है, b1 माइनस b2 कर देना। अब मैं यहाँ पे सपोज कर रही हूँ कि जो मेरा करंट I1 है, लेट हमने ये किया है कि करंट I1 जो है वो I2 से बड़ा है। अब देखो अगर I1 करंट I2 से बड़ा हुआ, यानी न्यूमरेटर में इधर I1 है इधर I2, तो I1 I2 से बड़ा है। डिनोमिनेटर फैक्टर देखो R1 R2 से छोटा है, अगर R1 R2 से छोटा होगा यानी डिवाइड वाला फैक्टर छोटा है तो टर्म बड़ा, और डिवाइड वाला फैक्टर बड़ा है तो टर्म क्या होगा, छोटा। तो यानी अगर आप ये लेट कर रहे हैं कि I1 इज ग्रेटर देन I2, इट सिंपली मीन्स दैट अगर I1 को आपने I2 से बड़ा माना है, देन जो B1 का मैग्नीट्यूड होगा वो B2 के मैग्नीट्यूड से क्या हो जाएगा, बड़ा। वैसे भी आपको बस बड़े में से छोटे को माइनस करना है। जब न्यूमेरिकल करोगे, वैल्यू निकालोगे, तो आपको क्लियरली पता होगा कि कौन सी वैल्यू बड़ी आई है, कौन सी छोटी। वैसे मैं समझा देती हूँ आपको कि अगर आप करंट सेम भी मानते हैं तो क्लियरली R1 R2 से क्या है, छोटा है। जितना डिनोमिनेटर छोटा नंबर उतना बड़ा। तो R1 अगर R2 से छोटा है तो यानी डिनोमिनेटर छोटा, तो B1 बड़ा हो गया ना, और R2 बड़ा है तो यानी डिनोमिनेटर बड़ा, तो नंबर क्या हो जाएगा, छोटा, अगर करंट सेम होते। यहाँ पे तो हमने लेट ही कर लिया कि I1 करंट I2 से बड़ा है, यानी न्यूमिनेटर B1 का बड़ा है और डिनोमिनेटर B1 का छोटा है, तो दोनों चीज़ें B1 के फायदे में चल रही है ना, तो क्या करना पड़ेगा, B1 माइनस B2, तो यानी यहाँ पे साइन आ जाएगा माइनस का, और यहाँ पे फॉर्मूला यही, और साइन किसका, माइनस का। इसका आप स्पेशल केस भी बना सकते हो। स्पेशल केस में आप क्या कर लो, बस I1 और I2 को इक्वल कर दो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे आपका आंसर आ रहा है, ठीक है। तो आई होप दैट आपको आज का ये वीडियो जो है वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करो, इतने पार्ट को राइट डाउन कर लो, डायरेक्शंस ज़रूर देखनी है, फॉर्मूलेज ये 2-3 हैं जो याद कर लेने हैं, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है इनके आर्टिकल्स जो है इनके क्वेश्चंस कर सकें। जो हमने बायोट-सेवरेट लॉ कंप्लीट कर लिया है, तो बायोट-सेवरेट लॉ के अब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, फिर साइक्लोट्रॉन का टॉपिक करेंगे, उसके बाद हम शिफ्ट करेंगे टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एम्पियर सर्कुलर लॉ। तो इतना पार्ट प्लीज़ इसको आराम से नोट डाउन करते जाओ। ऐसा नहीं कि सिर्फ कॉपीज ही बनानी है आपने, साथ साथ जो है चीज़ों को याद करते जाएं, क्योंकि अभी आपके पास प्लेंटी ऑफ टाइम है, तो आप साथ साथ चीज़ों को याद करते जाएं, ताकि जो यूनिट्स आपके हो चुके हैं उन पे आपकी जो है वो ग्रिप बहुत अच्छी हो जाए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं डेली, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन उसका पहले से ही आ जाए। तो इट इज़ माई रिक्वेस्ट टू ऑल दैट कि अपना पॉजिटिव फीडबैक मुझे दो, ताकि मैं मोर एफर्ट्स करके और ज़्यादा जो है वो आपको नॉलेज जो है फिज़िक्स के सब्जेक्ट की 11th एंड 12th क्लासेस के लिए वो दे सकूं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, एंड और दोस्तों को भी रिक्वेस्ट करें टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।